नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। आज सुबह सुबह जैसे ही नियति का फ़ोन श्रीकांत जी के मोबाइल पर आया, उनकी पत्नी लीला ने उन्हें फ़ोन स्पीकर पर डालने का इशारा किया और उन्होंने स्पीकर ऑन कर दिया। नियति हंसते हुए बोली, हेलो पापा, आपने स्पीकर ऑन कर लिया हो और मम्मी आ गई हों तो मैं अपनी बात शुरू करूं? पिछले 2 महीनों से यही चल रहा है। नियति का फ़ोन जब भी आता है श्रीकांत जी स्पीकर ऑन कर देते हैं, क्योंकि नियति और उसकी माँ लीला की बातचीत तब से बंद है जब से नियति ने अपना निर्णय सुनाया है कि वे शादी अपने कलीग और स्कूल फ्रेंड विकल्प से ही करना चाहती है। यह बात जानते ही दोनों माँ बेटे के बीच अबोलेपन ने अपना स्थान ले लिया। लेकिन जब भी नियति का फ़ोन आता है, लीला अपने सारे काम छोड़कर फ़ोन के करीब आ जाती है, यह जानने के लिए कि नियति क्या कह रही है। नियति की बातों को सुनकर लीला के चेहरे के हाव भाव बनते बिगड़ते रहते हैं, क्योंकि लीला किसी हाल में नहीं चाहती कि उनकी बेटी किसी विजातीय लड़के से ब्याह करे। वैसे लीला कई दफ़ा विकल्प की माँ मिसेस चंद्रा से नियति के स्कूल फंक्शन और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मिल चुकी है। मिसेस चंद्रा मॉडर्न और स्वतंत्र विचारधारा की महिला है। लीला को लगता है कि मिसेस चंद्रा ज़रूरत से ज़्यादा ही मॉडर्न है। मिस्टर चंद्रा इंडियन नेवी में वरिष्ठ अधिकारी के पद पर थे। उनका घर ग्वालियर के पॉश एरिया में है और काफ़ी आलीशान भी है। नौकर चाकर सब हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उनके घर का वातावरण, रहन सहन थोड़ा भिन्न है, जो लीला को शुरू से ही अटपटा लगता आया है, क्योंकि लीला जहाँ रहती है वहाँ की औरतें ना तो मिसेस चंद्रा की भांति बिना आस्तीन का ब्लाउज पहनती हैं और ना ही बिना सिर पर पल्लू किए घर से बाहर निकलती हैं। ऊपर से इनका पूरा परिवार शुद्ध शाकाहारी और उनके घर पर बिना अंडा, मांस, मछली के काम ही नहीं चलता। श्रीकांत जी एक सुलझे हुए और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्हें इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि उनके लिए तो नियति की खुशी ही सबसे बड़ी है। उनका मानना है कि जाति पाति धर्म कुछ नहीं होता। मनुष्य की बस एक ही जाति है और एक ही धर्म होता है, और वह है मानवता का धर्म। श्रीकांत जी को मिसेस चंद्रा के मॉडर्न होने से भी कोई तकलीफ नहीं है। श्रीकांत जी ने हंसते हुए कहा, हाँ बोलो, तुम्हारी मम्मी आ गई हैं। पापा, कल मैं और विकल्प ग्वालियर आ रहे हैं। फिर शाम को विकल्प के मॉम डैड आप और मम्मी से हमारी शादी की बात करने आएंगे। श्रीकांत जी नियति को आश्वस्त करते हुए बोले, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। यह सुनने के बाद नियति ने कहा, थैंक यू पापा, मुझे आपसे एक बात और शेयर करनी है। मैंने और विकल्प ने कंपनी चेंज कर ली है। हमारी नई कंपनी का सब डिविजनल ऑफिस ग्वालियर में भी है, तो शादी के बाद हम दोनों ग्वालियर आ जाएंगे। यह तो और भी अच्छी बात है। हमारी बेटी शादी के बाद भी इसी शहर में रहेगी। हमें और क्या चाहिए। यह खबर सुनते ही तुम्हारी भाभी बहुत खुश हो जाएगी। भाभी का नाम सुनते ही नियति चहकते हुए बोली, पापा, भाभी कहाँ हैं? बात तो कराइए। इस वक्त तो वे किचन में व्यस्त है। नियति थोड़ा नाराज़ होती हुई बोली, पापा, मैंने मम्मी से कितनी बार कहा है कि एक फुल टाइम मेड रख लो। सुबह से लेकर रात तक भाभी बेचारी घर के कामों में ही उलझी रहती है, यहाँ तक कि उनके पास अपने खुद के लिए भी समय नहीं होता। और मम्मी है कि कुछ समझती ही नहीं। उन्हें लगता है कि घर का सारा काम बहू का ही है। ऊपर से भाभी को सारे काम साड़ी पहनकर करने पड़ते हैं। उन्हें काम करने में कितनी असुविधा होती है। पापा, आप मम्मी को समझाइए, वक्त तेज़ी से बदल रहा है। आप मम्मी को भी थोड़ा बदलना होगा। अच्छा पापा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। ऐसा कहकर नियति ने फ़ोन रख दिया। नियति के फ़ोन रखते ही लीला के चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया और वह बड़बड़ाती हुई कहने लगी, लो, अब ये छोरी सिखाएगी मुझे बहू से क्या काम करवाना है और क्या नहीं। खुद को तो ढेले भर की अकल नहीं। एक ऐसी औरत की बहू बनने को उतावली हुई जा रही है
जिसे हमारी संस्कृति का ज़रा सा भी ज्ञान नहीं। ना तो वह अपने सिर पर पल्लू लेती है और ना ही उसे छोटे बड़े का लिहाज है। शादी हो जाने दो, फिर पता चलेगा मॉडर्न सास कैसी होती है। लीला को अपनी स्वयं की बेटी के लिए इस प्रकार मुंह से आग उगलता देख श्रीकांत जी बोले, अब बस भी करो लीला, मिसेस चंद्रा मॉडर्न हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे बुरी हैं या फिर बुरी सास ही साबित होंगी। कम से कम अपनी बेटी के लिए तो अच्छा सोचो और अच्छा बोलो। विकल्प अपने पेरेंट्स के साथ हमसे मिलने आ रहा है। कल नए रिश्तों की नींव पड़ने वाली है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत खटास से हो। श्रीकांत जी के ऐसा कहते ही लीला कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए बगैर वहाँ से चली गई। दूसरे दिन नियति आ गई। शाम की पूरी तैयारियां जोरों पर थीं। वह वक्त भी आ गया जब विकल्प अपने पेरेंट्स के साथ नियति के घर पहुंचा। मिसेस चंद्रा की खूबसूरती आज भी बरकरार थी। उसे देखते ही लीला मन ही मन कुड़कुड़ाने लगी। जवान बेटे की माँ और ये साजो सिंगार, अपनी उम्र तक का लिहाज नहीं। आग लगे ऐसे मॉडर्ननेस को। लेकिन मिसेस चंद्रा इन सब से बेखबर घर के सभी सदस्यों के साथ बड़ी आत्मीयता से मिल रही थी। बातों ही बातों में मिसेस चंद्रा ने कहा, मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे नियति जैसी खूबसूरत और समझदार बहू मिल रही है। मैं ढूंढने भी निकलती तो नियति जैसी बहू मुझे नहीं मिलती। मिसेस चंद्रा के ऐसा कहने पर लीला व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, खूबसूरत समझदार के साथ साथ कमाऊ बहू भी मिल रही है मिसेस चंद्रा, ये कहना भूल गई आप। लीला का ऐसा कहना श्रीकांत जी, नियति और उसके भैया भाभी को बड़ा अटपटा और बुरा लगा। लेकिन मिसेस चंद्रा बड़े सहज भाव से लीला की बातों को हंसी में उड़ा गई। उसके कुछ सप्ताह बाद नियति और विकल्प की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। शादी में आए सभी मेहमानों द्वारा शादी में किए गए शानदार इंतजाम को लेकर खूब तारीफ हुई। साथ ही साथ नियति व विकल्प की भी काफ़ी प्रशंसा हुई। इन सब के अलावा सभी की ज़बान पर एक और बात की चर्चा ज़ोरों पर थी और वह थी मिसेस चंद्रा की लेटेस्ट ज्वेलरी, स्टाइलिश साड़ी और हेयर स्टाइल। लीला के सभी सगे संबंधी और सहेलियां उसे ये कहने से नहीं चूकीं कि लीला बहन, तुमने तो दामाद के संग समधन भी बड़ी जोरदार पाई है। नियति की सास तो बड़ी मॉडर्न है। इस उम्र में इतना स्टाइल, कमाल है। तुम्हारी समधन तो काफ़ी स्टाइलिश है। सभी के मुंह से बस एक ही बात सुनकर कि नियति की सास तो बड़ी मॉडर्न है, लीला के कान पक गए। और जब नियति शादी के बाद पहली बार घर आई तो लीला नियति की खैर खबर लेने के बजाय उससे कहने लगी, कैसी है तेरी मॉडर्न सास? सजने संवरने के अलावा भी कुछ करती है या बस सारा दिन केवल आईने के सामने ही बैठी रहती है? अपनी माँ का इस तरह बात बेबात नियति को उसकी सास के मॉडर्न होने का ताना देना उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए धीरे धीरे अब नियति अपने मायके आने से कतराने लगी। बस फ़ोन पर ही अपने पापा और भाभी से बात कर लेती। ऑफिस का भी यही हाल था। नियति के हर फ्रेंड्स और कलीग्स को बस यही जानना होता है कि उसकी सास का उसके साथ व्यवहार कैसा है, उसे परेशान तो नहीं करती है। नियति अपनी सास के होते हुए इतना फ्री कैसे रहती है, क्योंकि सभी को लगता है कि नियति की सास बड़ी तेज तर्रार, स्टाइलिश और मॉडर्न है। नियति को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि सभी लोग एक ही तराजू पर क्यों तोलते हैं। ऐसे ज़रूरी तो नहीं कि जो महिला स्टाइलिश हो, मॉडर्न हो, वह तेज तर्रार और बुरी सास ही साबित होगी, और जो देखने में सिंपल हो, सीधी सादी लगती हो, वह अच्छी सास ही होगी। एक शनिवार नियति अपने मायके में फ़ोन कर अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, इस वीकेंड पर हम पिकनिक पर जा रहे हैं। मॉम कह रही थी आप सब भी हमारे साथ चलते तो एक अच्छा फैमिली पिकनिक हो जाएगा। आप भैया भाभी से भी चलने को कह देना। नियति का इतना कहना था कि लीला भड़क उठी और कहने लगी, हमें कहीं नहीं जाना तेरी मॉडर्न सास के साथ, और ना ही हमारी बहू जाएगी तुम लोगों के साथ। तुम सास बहू दोनों घूमो जीन्स पैंट खटकाकर पूरे शहर में। तुम्हें ना सही पर हमें तो है लोक लाज का ख्याल। वैसे भी तुम्हारी भाभी अपने मायके इंदौर गई है और तुम्हारा पत्नी भक्त भाई उसके साथ ही गया है। दोनों यहाँ होते भी तो हम में से कोई ना जाता तुम्हारे मॉडर्न परिवार के साथ कहीं, क्योंकि उस दिन मेरे गुरुजी का जन्मदिन है। इसलिए हमारी समिति की ओर से इस अवसर पर भव्य सत्संग रखा है।
उस दिन गुरुजी सभी को दर्शन और आशीर्वाद देंगे, जो जीवन की सद्गति के लिए बहुत ज़रूरी है। यह सब तेरी मॉडर्न सास क्या समझेगी? लीला का इतना कहना था कि नियति ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। निर्धारित दिन पर नियति अपने पूरे परिवार के साथ इधर पिकनिक के लिए निकल पड़ी, उधर लीला और श्रीकांत जी भी गुरुजी से आशीष लेने सत्संग के लिए निकल पड़े। आज पूरा दिन परिवार के संग इतना अच्छा समय बिताकर नियति काफ़ी खुश थी। उसे बस इस बात का अफसोस था कि आज की इस खुशी का हिस्सा उसके अपने मम्मी पापा केवल उसकी मॉम की संकुचित मानसिकता की वजह से नहीं बन पाए थे। पिकनिक से लौटते वक्त नियति इन्हीं सब बातों में गुम थी कि अचानक उसका मोबाइल बजा। फ़ोन किसी अनजान नंबर से था। फ़ोन रिसीव करते ही नियति की आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। यह देख नियति की सास ने उससे कारण जानना चाहा, तो नियति रोती हुई बोली, मम्मी का फ़ोन था। सत्संग से लौटते हुए मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है। पापा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मम्मी को ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं। मोबाइल भी टूट गया है, इसलिए उन्होंने किसी दूसरे के मोबाइल से फ़ोन किया था। भैया भाभी भी शहर से बाहर हैं और वहाँ सिटी अस्पताल में पुलिस प्रक्रिया में देर होने की वजह से पापा का इलाज शुरू नहीं हो पा रहा है। मम्मी बहुत घबराई हुई हैं और परेशान हैं। इतना सुनते ही मिसेस चंद्रा बोली, तुम्हें रोने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटा। शहर के डीएसपी से मेरा बहुत अच्छा परिचय है। मैं अभी उन्हें फ़ोन कर देती हूँ और अस्पताल में भी फ़ोन कर देती हूँ। वहाँ भी मेरी पहचान के काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं, वे सब संभाल लेंगे। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं और कुछ घंटों में तो हम भी शहर पहुँच ही जाएंगे। ऐसे कहती हुई मिसेस चंद्रा ने अपने कई मित्रों और पहचान के नामी गिरामी हस्तियों को फ़ोन कर नियति के मम्मी पापा को हर संभव मदद करने को कह दिया। जब नियति अपने पूरे परिवार के साथ अस्पताल पहुंची तो उसके मम्मी पापा का इलाज शुरू हो गया था। पुलिस और अस्पताल के डॉक्टर व स्टाफ अपना पूरा सहयोग दे रहे थे। यह देख एक बार फिर नियति की आंखें नम हो गईं और उसके चेहरे पर अपनी सास के प्रति आदर और कृतज्ञता के भाव उभर आए। नियति की मम्मी 3 दिनों तक अस्पताल में एडमिट रहीं और उसके पापा 15 दिनों तक। मिसेस चंद्रा पूरी आत्मीयता से हर रोज़ अस्पताल में मिलने जाती। उनकी वजह से नियति की मम्मी पापा को अस्पताल में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। वहाँ उनका विशेष ध्यान रखा गया और अस्पताल के डॉक्टरों व स्टाफ के द्वारा भरपूर सहयोग मिला। उसके बावजूद मिसेस चंद्रा के प्रति लीला के विचार और बर्ताव में कोई फर्क नहीं आया। लीला अब भी अपने स्वस्थ होने और सही समय पर इलाज मिलने का श्रेय अपने गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद को ही दे रही थी। मिसेस चंद्रा को लीला अपने गुरुजी के द्वारा भेजा गया केवल एक माध्यम समझ रही थी, जबकि गुरुजी का इस बात से कोई वास्ता ही नहीं था। लीला की इस प्रकार अंधभक्ति देख और बार बार अपनी ही माँ से अपनी सास के लिए अपमान भरे शब्द सुन सुनकर नियति ने यह तय कर लिया कि वह अब ना तो अपने मायके जाएगी और ना ही अपनी मम्मी को फ़ोन करेगी। काफ़ी दिनों तक जब नियति अपने मायके नहीं गई तो एक दिन नियति की सास ने उससे कहा, नियति बेटा, तुम बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई हो। इस संडे समय निकालकर उनसे मिल आओ, उन्हें तुम्हारी चिंता होती होगी। नियति अपनी सास की बात टालना नहीं चाहती थी और ना ही उन्हें सच बताकर उनका दिल दुखाना चाहती थी, इसलिए वे बोली, जी इस संडे चली जाऊंगी। संडे को जब नियति अपने मायके पहुंची तो पापा उसे वरांडे में आराम कुर्सी पर बैठे किताब पढ़ते मिल गए। काफ़ी देर पापा के पास बैठने के बाद जब नियति अंदर गई तो उसने देखा कि उसकी मम्मी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हंसी ठिठोली कर रही हैं और उसकी भाभी भाग भाग कर सबके लिए चाय नाश्ता और पानी की व्यवस्था कर रही हैं। यदि नियति अपनी भाभी का हाथ बटाने किचन की ओर बढ़ी ही थी कि वहाँ बैठी उसकी मम्मी की सहेलियों में से एक ने कहा, अरे नियति, तुम कब आई? इधर आ, हमारे पास बैठ। मैंने तो सुना है कि तेरी सास बड़ी मॉडर्न है। तुम अपनी सास के साथ ससुराल में कैसे निभा रही हो? नियति चुप रही। फिर क्या था, एक के बाद एक सभी ने नियति की सास का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कोई उनकी लिपस्टिक पर फिक्रे कसने लगा तो कोई हेयर स्टाइल पर, किसी को उनका इस उम्र में जीन्स पहनना गलत लग रहा था तो किसी को उनके लहराते हुए आंचल से आपत्ति थी। सभी की अनकल बातें सुनकर नियति से रहा नहीं गया और वे सब पर बरस पड़ी और कहने लगी, हाँ मेरी सास बड़ी मॉडर्न है। वे केवल मॉडर्न ड्रेस ही नहीं पहनती, उनकी सोच भी मॉडर्न है।
वे अपनी बहू को चार दीवारी में घूंघट के पीछे घुटन भरी जिंदगी नहीं, खुली हवा में आज़ादी की सांस लेने देती हैं। यहाँ आप में से कितनी सास अपनी बहू को उनकी मर्जी से जीने देती हैं, अपनी बहू का बेटी की तरह माँ बनकर ध्यान रखती हैं। लेकिन मेरी मॉडर्न सास मेरा ख्याल अपनी बेटी की तरह रखती है और मुझे उनके मॉडर्न होने पर गर्व है, क्योंकि वह मुझे केवल बेटी बुलाते ही नहीं, अपनी बेटी समझती भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुरे वक्त में साथ खड़ी रहती हैं, ऊपर वाले की इच्छा कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ लेती हैं। नियति की बातें सुनकर सबकी आंखें शर्म से झुक गई और नियति के पापा वरांडे में बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।